हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो वीडियो रहती हैं वो जो ये चैनल है जो आर्ट एंड क्लासेस आपका, ये चैनल सिर्फ संबंधित है यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो जैसा कि हम जो कंटेंट लेके आते हैं, जो वीडियो लेके आते हैं, वो सब यूपी बोर्ड संबंधित रहते हैं। ठीक है, कैसे परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस आधार पे क्वेश्चन आएंगे, ये सब सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर को इसी तरह ख़त्म कराते जाएंगे, फिनिश होता जाएगा हमारा। और इसी तरह थोड़ा सा हमारी तैयारी और थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा हमारा बस चैप्टर ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम लेके आएंगे जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस सेट। फिर आप हम लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सब कुछ क्या होता है, प्रैक्टिस पे आधारित होता है। मैथ है क्या है, प्रैक्टिस पे आधारित होती है। क्योंकि हम जो आगे पढ़ा रहे हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आप पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी आप पीछे वाला भूल गए हैं। तो ये क्या होता है कि ये सब प्रैक्टिस पे आधारित होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सब भूल जाएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो मैथ एक ऐसी चीज़ है, ये रियलिटी में प्रैक्टिस पे आधारित है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। क्या था, कैसा तरीका था, कल वाला याद रहेगा और परसों वाला जो रहेगा, इसका प्रीवियस डे वाला, वो भूलता जाएगा। तो ये सब सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमको डेली क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और डेली हर विषय को पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे कि आज हम क्या लेके आने वाले थे आपके लिए, तो आज का हमारा ये कंटेंट होगा कक्षा 10 के लिए। क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, लेकिन हाई स्कूल के स्तर पे। ठीक है, हाई स्कूल के स्तर पे बात करेंगे। तो हाई स्कूल के लेवल पे क्या है, कैसे है। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग किया जाए। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, ये बना है आपको दिख रहा है, इसे बोलते क्या हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसे बोलते हैं कार्तिक तल। अब बात भी खड़ी होती है, कार्तिक तल किसे कहते हैं। देखिए जहां वो तल जहां पे x अक्ष y अक्ष स्थित होता है उसे कहते हैं कार्तिक तल कहते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, इस रेखा को जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको बोलेंगे x अक्ष बोलेंगे और इसे बोलेंगे y अक्ष बोलेंगे। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, अगर हम यहां से ये रेखा यहीं पे कट कर रही है और जहां पे ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, देखिए शुरुआती पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है कोई पॉइंट, उसे कहते हैं मूल बिंदु। की हमारी मूल दूरी क्या थी, वो तो यहां से स्टार्ट होता है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु। अब अगर मूल बिंदु से हम इधर की तरफ जाते हैं तो हमारा मान जो x का मान होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, x प्लस में होगा। अगर हम यहां से y ऊपर की तरफ जाते हैं तो तब भी हमारा जो y अक्ष की दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अगर हम यहाँ यही इसी अक्ष पे x पे इधर जाएंगे तो x का मान हमारा निगेटिव होगा। अगर इसी y पे अगर यहां से इधर की तरफ आएंगे तो y का मान हमारा निगेटिव होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये हुआ पूरा कार्तिक तल। ठीक है, तो चलिए इसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या जरूरी होता है। सबसे पहले इसमें बहुत जरूरी होता है निर्देशांक, और निर्देशांक को ही बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक किसे कहते हैं, जैसे हमने कोई बिंदु मान लीजिए ये, तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो ब्रैकेट की तरह दिख रहा है, एक बिंदु पॉइंट दिख रहा है, इसे कहते हैं निर्देशांक। ठीक है, एक निर्देशांक x और y। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कहेंगे निर्देशांक। अब इसी निर्देशांक में दो चीज आता है, एक x आता है, एक y आता है। तो इस x को हम लोग बोलते हैं, इस निर्देशांक ज्यामिति में भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे इसे भुज बोलेंगे, इसे कोटि बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सा ऐसे पूछ सकता है, 9th वालों के लिए बता रहे हैं, ऐसे पूछ सकता है कि भुज बराबर 3 और कोटि बराबर 4।
तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि 3,4 बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, चलिए ये बात कर चुके हैं। तो भुज और कोटि ये जानकारी ले लिए हैं। अब अगला चलते हैं। देखिए इसे मान लिया जाए अगर ये हमारा पहला, देखिए अब बात आती है चतुर्थांश की, चतुर्थांश की बात आती है। तो चतुर्थांश की चलिए बात कर लेते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। आखिर चतुर्थांश का मतलब आपको दिखने में दिख रहा है कि चतुर्थांश का मतलब वह तल जो 4 भागों में बांटा जाता है उसे कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। अगर कोई तल है उसे 4 भागों में बांट दीजिए, उसे क्या कहेंगे हम? चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया वो चतुर्थांश किसे कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ चतुर्थांश, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा हुआ। तो आपको समझ में आया होगा इतनी बात कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले कोई बिंदु का निर्देशांक बनाने के लिए पहले x आता है फिर y आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, तो चलिए यहां भी बना लेते हैं। यहां पे देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ x है, x क्या है? प्लस है, और y क्या है? ये भी प्लस है। तो पहले चतुर्थांश में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x क्या है? माइनस है, और y क्या है? प्लस है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x भी माइनस में और y भी माइनस में। ओके, ठीक, इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखिए x क्या है? प्लस में, और y क्या है? माइनस में। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली जरूरी बात यहाँ पे क्या मिली कि यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि ये पहले चतुर्थांश में है। तो हम इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि x और y दोनों प्लस में है, तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा, और दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस होगा, और तीसरे चतुर्थांश में माइनस और माइनस होगा, और चौथे में प्लस और माइनस होगा। इसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चलिए देख लेते हैं कि -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है? x है, और दूसरा y है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान निगेटिव है, तो कहाँ पे x का मान निगेटिव है? यहाँ है, और दूसरा y का मान पॉजिटिव है, तो y का मान पॉजिटिव कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव किस चतुर्थांश में है? दूसरे में है, तो इसे हम लिख देंगे कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए भुज और कोटि क्या है? तो यहाँ पे ये भुज है और ये कोटि है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं एकदम साफ सुथरा। कक्षा 9th में भी है, तो कक्षा 9th वाले मूल बिंदु क्या है हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट करना है हमको। एक बात क्या है कि अगर आपसे पूछे x अक्ष का समीकरण, इस बात को आपको लिखना पड़े, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, यहाँ y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, यहाँ पे x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए x अक्ष पे कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसका निर्देशांक बताइए। कहता है कि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक भाई क्या हो जाएगा? x का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिंदु जो है x अक्ष पे स्थित था, और x का मान जहां पे स्थित होगा वो मान रख देंगे, और y 0 क्यों है? क्योंकि वो बिंदु y की तरफ गया ही नहीं, वो तो x अक्ष पे स्थित ही था। ठीक है, और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 इसलिए होता है कि भैया x अक्ष पे अगर देखेंगे
तो एक्स अक्ष पे एक्स रहेगा और वाई अक्ष पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाए वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। जैसे वाई अक्ष पे कोई बिंदु वाई अक्ष पे स्थित है तो निर्देशांक क्या होगा, तो आप सीधी सी बात है यहाँ 0 कामा वाई लिख लेंगे। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 कामा वाई होता है। तो आई होप कि ये सब चीज आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, जैसा कि हमने बताया। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है इसी नेक्स्ट टॉपिक बाई टॉपिक हम बढ़ेंगे। समझ में आया होगा अच्छी तरह से, नहीं आया होगा तो और यार अगर आप लग रहा है कि जैसे कि आप अपना थोड़ा सा हमको सजेशन दीजिए कि ये क्या ये मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है, मतलब जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट, चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट हम क्या बताने हैं, दो बिंदु अगर कोई किसी रेखाखंड पे या किसी कहीं भी दो बिंदु दिए गए हैं, किसी तल पे दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी के निर्देशांक अगर दिए गए हैं, पूछा है कि इनके निर्देशांक से इनके बीच की दूरी आप बताइए, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए कि कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे किताबों में सूत्र बताया गया है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर वो दो बिंदु x1 y1 x2 y2 हैं तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमसे ये कह दे, देखिए यहाँ पे कोई जोड़ मतलब कोई ये नहीं कि आप x2 माइनस x1 कीजिए, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बदल दीजिए y1 माइनस y2 भी कर दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है, डिपेंड नहीं करता है कि मतलब एक लिखिए। चलिए हम फॉर एग्जांपल कोई बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 3 और 4 है और यहाँ पे 5 कामा 2 है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु हमने ले रखा है, तो चलिए इनके बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे। यहाँ पे x2 क्या है, 5 है और x1 क्या है, 3 है का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 है और y1 क्या है, 4 है का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कि 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 में से 4 गया -2, तो 2 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ। और यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का हमने बता रखा था, किसी भी संख्या का अगर माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है, मतलब वो कोई पूर्णांक होना चाहिए। अगर वो माइनस में या प्लस में है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उत्तर प्लस में मिलेगा। इसीलिए 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 कितना बनेगा, रूट का 8 बनेगा। अब रूट को 8 को हमको बाहर निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। भाई ये आया कहां से, ये भी बता दे रहे हैं कि कहां से आया। रूट 8 को देखिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर कीजिए और जिसका नहीं बनता उसको अंदर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 2 रूट 2 मात्रक। ये हमारा क्या आंसर आ गया इनके बीच की दूरी का। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी, तो आगे हम चलते हैं। यदि यहां पे देखिए अगर आपको कोई सवाल अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा है, कैसे दे रखा है, अगर मान लीजिए आपको बाई चांस कोई सवाल कह दिया कि यदि कोई बिंदु ए 3, 4 है तो मूल बिंदु से दूरी बताइए, मूल बिंदु से दूरी बताइए, ऐसे पूछ लिया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो करना कुछ नहीं है दोस्त। यहाँ पे अगर मूल बिंदु की बात कर दे, x, y है, कोई बिंदु x, y, अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो उसका जो सूत्र हो जाएगा वो x² प्लस y² हो जाएगा। अगर मूल बिंदु से पूछ रहा है तो x² प्लस y², तो x ये है और y ये है। अरे दिक्कत ही खत्म। रखा क्या था इसमें,
3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। और यहाँ पे देखिए 16 9 कितना हुआ 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है भैया, 5 हो गया। ये हुआ आपका 5 मात्रक। ये क्या हुआ, मूल बिंदु से दूरी निकल के आ गई। ये देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि यदि बिंदुओं 2, y तथा 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको सूत्र वही लगाना है। तो जैसे कि दिया इन दोनों के बीच की दूरी का जो सूत्र दिया है, सूत्र क्या दिया है ये आपको देखना है। 5 मात्रक दिया हुआ है सूत्र, ठीक है, 5 मात्रक। तो यहाँ पे देखिए 5 मात्रक, चलिए लिख लेते हैं। y में से मतलब x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए अगर रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 5 में से जब 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर ना तोड़िएगा, लिखा रहने दीजिएगा, ठीक। ये 5 बचा कितना बनेगा 25, और 3 त्रिका 9 इधर आएगा तो घट जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर, और 25 में 16 जाएगा तो 16 आएगा, 25 में से 9 जाएगा तो, और 6 माइनस वाई स्क्वायर, अब होल स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में संख्या चली जाएगी, और रूट में जाके ये क्या हो जाएगी 16 रूट माइनस y 6 माइनस वाई। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होता है, और 6 माइनस वाई, वाई को इधर ले जाइए और उसको उधर ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा y का मान आने वाला है, यहाँ पे प्लस माइनस का ये आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 आएगा। तो एक बार y का मान मिलेगा, जब 4 को 6 में एक बार जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, और एक बार 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y के 2 मान मिलेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे ऐसे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, हमसे पूछ भी सकता है कि भैया इसका मान बताइए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ये अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सूत्र का, यदि दो बिंदु A तथा B किसी रेखाखंड पर स्थित हैं, उनके मध्य कोई बिंदु P है, तो निर्देशांक P का निर्देशांक ज्ञात, उनके मध्य कोई बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच दीजिए, ये रेखाखंड खींच दिया A और B, यहाँ पे इसका निर्देशांक हो जाता है x1 और y1, और यहाँ पे इसका निर्देशांक हो जाता है x2 y2। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कोई P है, ठीक है, इसका कोई मध्य बिंदु P है, तो P का हम निर्देशांक मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि y और x है, ठीक है, x और y है। तो हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो x बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 और बटे 2, और y बराबर लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा x y का निर्देशांक हो जाएगा। चलिए हम इसी तरह कोई हम मान लीजिए कोई हम सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये 3, 4 है और ये 5, 6 है, ठीक है दोस्त। चलिए हम सवाल ले लिए हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हमने बता रखा है कि मध्य बिंदु आप कैसे निकालेंगे। पहले का पहले से जोड़िएगा, जिनको मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं x1 y1, तो पहले को पहले जोड़ दीजिए। 3 प्लस 5 बटे 2, 8 बटे 2 का मतलब 4 होगा। अब दूसरे को दूसरे से जोड़ दीजिए, 4 प्लस 6 बटे 2, 6 4 10 बटे 2
कट जाएगा 5 होगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 4,5। देखिए एकदम सरल सा आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कभी कदार यहाँ x का मान आपसे पूछ लिया, x ना देकर और इन सब का मान दे देगा, कहेगा कि x का मान बताइए, तो बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। देखिए हम इसी में बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसी फार्मूले में बना दे रहे हैं। कैसे देखिएगा, आराम से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे y दिया है और इसका निर्देशांक दे रखा है 5,6 दे रखा है। बोला है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। बोला है कि कोई बिंदु B, किसी रेखाखंड पर कोई बिंदु B और A, ठीक है, ये बिंदु हैं और इनके मध्य का बिंदु P 4,5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x और y आपको दिख रहा है, क्या है, इसका निकालना है। पहले 4 है और बराबर यहाँ पे x1 प्लस x2 है, तो x1 क्या है, x है प्लस x2 क्या है, 5 है बटे 2। 2 इधर जाएगा 4 दूना 8, x प्लस 5 को इधर ला घटा दो तो 5 इधर घट जाएगा, तो x बराबर 8 में से 5 गया 3, x बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरह y का बल निकाल लीजिए, तो y बराबर यहाँ दिख रहा है कि 5 है और y1 का y1 है और y2 का 6 है बटे 2। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और y प्लस 6 और 10 में से 6 गया, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये सब हो गया है, ऐसे ही निकाल लेंगे मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के हम कोई भी मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मध्य बिंदु दे देगा, एक बिंदु एक पॉइंट और दे देगा, कहेगा किनारे वाला पॉइंट ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही साइड बाय साइड सब कुछ हम ऐसे ही फार्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, बिंदुओं A तथा B कोई बिंदु P के समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक तो समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन मिल जाता है तो हम कैसे बता पाएंगे कि कैसे बिंदु P इन दोनों के समदूरस्थ हैं। तो चलिए देख लेते हैं। समदूरस्थ का मतलब पहले ये समझ लीजिए कि समान दूरी पर। ठीक है, समदूरस्थ दो बिंदु कैसे होते हैं, मान लीजिए ये A है और ये क्या है B है, तो A का निर्देशांक x1 y1, ठीक, और y का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु P है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, तो समदूरस्थ हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, तो ये दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यही चीज निकालना होगा कि इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अब से देखो क्वेश्चन एक बात और जान लो कि क्वेश्चन यहाँ पे और तो हमको निकालना कैसे है। तो अगर समदूरस्थ पता करना है हमें कि AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर रहनी चाहिए, यही समदूरस्थ का मतलब होता है। तो दोनों दूरियों को आप बराबर की इस पार उस पार दिखा दीजिएगा। ठीक है, इनका आप स्क्वायर करेंगे तब भी देखिए आगे स्क्वायर हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जो रूट आएगा इनके बीच की दूरियां, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए फॉर द एग्जांपल हमें क्वेश्चन या इस क्वेश्चन ऐसे पूरा कर सकता है कि इनके बीच की दूरी कोई बिंदु इनके बीच कोई बिंदु P समदूरस्थ है, P बिंदु से P से P के समदूरस्थ हैं, तो x और y में संबंध गया, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, फिर उसके बाद मजा आएगा। ठीक, 7,1 3,5, 7,1 और 3,5 ये क्वेश्चन है। तो हमको x और y का संबंध ज्ञात करना है, बिल्कुल यही चीज लगाएंगे एकदम। चलिए फटाफट कर डालते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए x1 है y1 है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये a है ये b है, कोई बिंदु हम p मान लेते हैं, हम माना p का निर्देशांक x y है। ठीक है, x y है, तो यहाँ पे रखेंगे pa का स्क्वायर बराबर pb का स्क्वायर। ठीक है, तो pa का स्क्वायर मतलब इनके बीच निकाल लेते हैं, इनके बीच देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो इनके बीच जो है, अगर हम देखें तो इनके बीच जो है दूरी निकाल लीजिए, मध्य दूरी निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस, चित्र भी बना लीजिए, यहाँ पे चित्र भी दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है 7,1 है, तो 7 कहाँ पे होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ है, 7 उठाइए, 1 है, 1 पर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे स्थित होगा 7,1 स्थित होगा। ठीक, और क्या दिया 3,5, 3 ये है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए यहाँ पे स्थित होगा। ठीक, 3,5, तो आप इनको जोड़ दीजिए, दोनों जहाँ कट कर रहे हैं, जहाँ स्थित हैं दोनों बिंदु यहीं पे जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, यहीं जोड़ दीजिए, तो ये इनके बीच समदूरस्थ, अब यही निकालना है। चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। 7 में से x घटाइए स्क्वायर प्लस 1 में से y घटा दीजिए बराबर, इसी तरीके 3 में से x घटा दीजिए, फिर 5 में से y घटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अब इनके बीच स्क्वायर रूट लगा देंगे, और रूट यही रूट लगाएंगे तभी बीच का दूरी बनता है। इनके बीच इस ऊपर स्क्वायर लगा दे, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, 7 7 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x होल स्क्वायर का सूत्र अगर आपको मालूम है तो तोड़ दीजिएगा, नहीं मालूम है तो ये देख लीजिएगा, बगल में लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1y स्क्वायर माइनस 2y बराबर, इधर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 गुना 6x प्लस 5 25 प्लस y स्क्वायर, और y स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 गुना 10y। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। यहां से एक बात और आप देख सकते होंगे, यहाँ पे एक बात और दिखाई ये दे रही है कि कुछ और देखो कैंसिल हो रहा, बिल्कुल y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो और क्या कैंसिल हो रहा है वो हमको देखना है। यहां से देखिए एक बात और दिखाई दे रहा है कि 14 माइनस का x, 14 माइनस का x, और कुछ तो नहीं कैंसिल हो रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे अगर देखें 14 माइनस x बचा है, इधर माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। और एक बात देखिए, यहाँ पे बचा है माइनस का 2y और यहाँ पे बचा है माइनस का 10y, तो 10y इधर आएगा तो
प्लस का 10y बराबर, अगर देखें यहाँ तो 25 और 9, 25 10 35 मतलब 34 हो जाएगा। और 49 एक 50, हाँ 49 एक 50, अब 50 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे घट जाएगा। अब क्या बचेगा देख लीजिए कैसे क्या बचेगा। देखो 6 में से 8 जाएगा, 6 में से 14 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा तो माइनस प्लस का 8y बचेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 में से 6 मतलब 4 गया तो 6 बचेगा, और 4 में से ये 16 बचा। ठीक है, 8 अगर हम माइनस का 8 अगर कॉमन ले ले तो माइनस x माइनस बराबर 16, 8 से कट जाएगा तो x माइनस वाई माइनस, अगर इधर चला आएगा उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही आएगा। हाँ माइनस कॉमन लेते यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आएगा। अब देखते हैं आगे कि कुछ गलती तो नहीं थी भैया। ये जो आ रहा है ना, ये जो आ गया है यही क्या है हमारा संबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरह समदूरस्थ अगर पूछता है तो सबसे पहले उनकी इनकी बीच की दूरियां समान होना चाहिए, ये समदूरस्थ है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित की हम बात करें कि समत्रिभाजित क्या होता है। चलिए हम इसको फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं समत्रिभाजित आखिर है क्या। देखिए मान लीजिए किसी रेखाखंड पे दो बिंदु स्थित हैं, हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई बिंदु हम अपने से मान ले रहे हैं x1 y1, ये किसी रेखाखंड पे दो बिंदु स्थित हैं। ठीक है, x2 y2, ये किसी रेखाखंड पे दो बिंदु स्थित है। अब देखिए समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटना, किसी रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना, उसी को कहते हैं समत्रिभाजित। ठीक है, कोई रेखाखंड को समान 3 भागों में आप बांट दीजिए तो आप नाप लीजिएगा समान 3 भागों में। मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए नाप दिया, समान 3 भागों हमने मापा, और मापने के बाद हम इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं कि ये P है और ये Q है। तो समान 3 भागों में अगर ये बांटता है तो इसका मतलब समत्रिभाजित है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो बिंदु हैं और इसको समान 2 भागों में कोई चीज बांटता है तो ये किसी अनुपात में बांटेगा, किसी अनुपात में ही तो बांटता है। तो सबसे पहले अनुपात वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, समत्रिभाजित अभी बाद में बता देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कभी कदार ऐसा होता है कि अगर हमको दूरी नहीं पता चलता, मान लीजिए इनके बीच बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है इनके बीच में, इन रेखाओं मतलब इन बिंदुओं के बीच में कोई एक बिंदु एक और P है। ठीक है, अब हमको नहीं पता है कि वो समभाजित मतलब सम, ठीक है, हमको समदूरस्थ है नहीं पता है, लेकिन बोला है कि एक बिंदु P भी है, उनका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप भाई कैसे ज्ञात करोगे। अगर देखिए सबसे पहली बात, अगर उसका आपको अनुपात दिया है, अगर उस बिंदु का आपको अगर अनुपात दिया गया है तो आप आसानी से इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं इस बिंदु का निर्देशांक xy है, तो चलिए इसको मैं मान लेता हूं कि ये m1 है और ये m2 है। मान लीजिए इस बिंदु को m1 अनुपात m2 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक निकालेंगे x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा। इसी तरह y के निर्देशांक
तो y बराबर देख लीजिए y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए हम कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन चलिए हम उठा लेते हैं कि कैसे आखिर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, मान लीजिए ये 2 - 2, 2 है। ठीक है, अपने मन से मान लेते, कुछ भी मान लो यार, 3, 4, 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये दिया है 1, 2 के अनुपात में बांट रहा है। हमको ज्ञात करना है बिंदु P का निर्देशांक, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए x1 है, तो x1 भाई क्या है, -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे m2 क्या है, m2 2 है। कुछ करना नहीं, जैसे जो दिया है वैसे रखते चले। x2 क्या है, 4 है। और m1 क्या है, m1 1 है। अब बटे 1 + 2, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, -4, ये +4, अब बटे 3, ये सब 0 हो गया ऊपर, तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखना है कि y है, तो y1 इसमें क्या है, -2, और m2 क्या है, 2 है, प्लस y2 क्या है, y2 है 6 है, तो m1 क्या है, 1 है। अब यहाँ पे फिर वही 1 + 2, वही प्रक्रिया, फिर 2 दूना कितना होगा, -4, प्लस 6 करना 6 बटे 3, तो 6 में से 4 गया, 2 आएगा, 2 बटे 3, ये बात हो गई। अब देखिए हमको आसानी से पता चल गया कि x का मान क्या है भाई, 0 है, और y का मान क्या है भाई, 2 बटे 3 है। तो हमको इस बिंदु का निर्देशांक आसानी से पता चल गया कि ये है। देखिए कोई दिक्कत की बात है, इतना आसानी से हमको पता चल चुका है। ठीक है, अब जैसे आपको इसी तरीके और भी क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी ये पूछ लेगा आपको, हर तरीके से हम बताएंगे। चलिए अब आते हैं समत्रिभाजित पे, अब बात करेंगे, अब अच्छा भी लगेगा समत्रिभाजित। चलिए मान लेते हैं कोई बिंदु A है, किसी रेखाखंड पे कोई बिंदु P है, इसको समान दूरियों में आप बांट दीजिए। ये हम समान दूरियों में बांट दिए हैं, मान लीजिए इसका नाम P है और इसका नाम Q है। समत्रिभाजित का मतलब हम बताए हैं कि समान दूरियों पे ये बिंदु होना चाहिए, ये जितना है उतना ये भी, मतलब इनकी दूरियां समान होनी चाहिए आपस में, यही है समत्रिभाजित। चलिए हम इसका मान लेते हैं ये कोई बिंदु, यहाँ पे हम कोई बिंदु का नाम दे रहे हैं 2, 4 दे रहे हैं, और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं 4, 6 दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, बिंदुओं के नाम दे दिए। चलिए भाई जब बिंदु का नाम दे दिए हैं तो हम निकाल भी लिया जाए कि समत्रिभाजित, इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, समत्रिभाजित हैं। तो यहाँ पे हमको देखिए, हमको अब की बार इसमें क्या किया है कि हमको अब की बार इसने कि मतलब कोई m1 m2 का मान, मतलब किसी m1 m2 का मान नहीं दिया है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी m1 m2 का मान इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहां से आपको, चलिए हम निकालते हैं फिर क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना P बिंदु का निर्देशांक, माना P बिंदु का निर्देशांक जो है, P बिंदु का निर्देशांक क्या माने, x, y मान लेते हैं। चलिए x, y मान लेते हैं कि x, y है। ठीक है, चलिए P बिंदु का निर्देशांक x, y मान लेते हैं, हमको निकालना है P बिंदु पर। तो यहां से P बिंदु का निर्देशांक y है,
ए बी बिंदुओं को 1:1, 1, 2, 3, तो 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमारा यहां पे पहले 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पे P का निर्देशांक चलिए निकालते हैं। P का निर्देशांक x, y, चलिए भाई निकाल लेते हैं। देखिए x2 m1, तो ये 1 हो जाएगा और इतनी से इतनी दूरी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 भाग और ये 1 भाग, तो 1:2 के भाग में इसको विभाजित करेगा। कौन विभाजित करेगा? P विभाजित करेगा A और B को। ठीक है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे x2 बेटा हमारे पास क्या है? 4 है। m1 क्या है? इसको m1 मान लीजिए, इसको m2, तो m1 1 है, प्लस x1 क्या है? 2 है, और m2 क्या है? 2 है। अब बटे 1 + 2, कॉमा y2 m1, अब y1 m2 बटे 1 + 2। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे 4 × 9, ये क्या हो जाएगा? 4 × 9 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 बटे 3, 6 × 9 6, प्लस 4 दूना 8 बटे 3, ये हो गया। देखिए 4 4 8 बटे 3 हो जाएगा, और ये 8 6 14 बटे 3 हो जाएगा। कितना आसान सा हो गया। अब चलिए इसी तरीके लिख लीजिएगा कि बयाना Q को, इसी तरह Q को किस में विभाजित करेगा? 2:1 में विभाजित करेगा। क्यों 2:1 में? क्योंकि जो अनुपात है ये बदल जाएगा, जो अनुपात ये है ये बदल जाएगा, 2:1 में विभाजित करेगा। तो यहां पे देख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी 2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी 1 हो जाएगी। तो 2:1 में विभाजित करेगा। कौन विभाजित करेगा? Q किसको? AB को 2:1 अनुपात में विभाजित करेगा। चलिए इसको भी लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? x2 m1 प्लस x1 m2 1 बटे 1 + 2। ठीक, अब y1 में देख लीजिए, तो y2 m1 प्लस y1 m2, तो y1 m2 बटे 1 + 2। चलिए 4 दूना कितना हुआ? 8 हुआ, 2 × 9 2 बटे 3, 6 दूना 12, प्लस 4 × 9 4 बटे 3। देखिए 8 2 10 बटे 3, और 12 4 16 बटे 3। ये भाई देख लीजिए P और Q का निर्देशांक निकल आया। तो ऐसे ही आपको निर्देशांक चाहे जो भी कह देगा, ऐसे ही आपको ज्ञात कर लेना है। यही है समत्रिभाजित, यही है। अच्छे से देख लीजिए, समत्रिभाजित इसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो समत्रिभाजित हो गया। चलिए अब इसके बाद हमको और भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफाइन करना है। तो देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा बिंदुओं A और आपकी बार आपसे अनुपात पूछेगा। ये अनुपात क्या होगा? बिंदुओं A और B
यहाँ पे बी बना लीजिए। ए और बी इतने से खींचा जाने वाला रेखाखंड को एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा, एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो चलिए देखते हैं एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले बात हमने बताया था आपको कि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है, पहली बात ये बिंदु ए है, ये वाई है, मतलब ए और बी है, ये ए क्या है 5:8 है और 7, -3 है, तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है और यहाँ पे कह रहा एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे P कोई बिंदु है और इस बिंदु का निर्देशांक जो एक्स अक्ष पे है ना, तो एक्स अक्ष पे y बराबर 0 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स अक्ष पे y बराबर 0, तो x से रहेगा y बराबर 0। ये बिंदु का निर्देशांक निकल आया। चलिए हमें अनुपात निकालना है, तो हम अनुपात अपने से मान लेते हैं कि m1 और m2 अनुपात है इनका। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ये चीज हम मान चुके हैं। चलिए देखते हैं, पहले y वाला लेते हैं, 0 बराबर y2 m1, तो y2 क्या है यहाँ पे -3 है, m1 क्या है, m1 का m1 है, प्लस y1 m1 y1 y2 m1 हो गया और y1 m2 हो गया बटे m1 प्लस m2। कोई बात नहीं, ये पूरा अगर इधर आएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो इधर देखिए -3m इधर आएगा तो प्लस का 3m हो जाएगा, इधर 8m2 होगा। तो m1 और m2 किधर लेते आइए, m2 बराबर 8/3। तो मतलब ये किसके अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मतलब m1 रेशियो m2/8:3, 8 और 3 के अनुपात में इसे विभाजित करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे चलेंगे, जैसे आकृतियां का क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे 2D पोर्शन से कुछ क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज पूछता है किस प्रकार का त्रिभुज है। हम त्रिभुज की बात करते हैं कि त्रिभुज, देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जो, देखिए त्रिभुज तो होते हैं कई प्रकार, ठीक है, लेकिन जो त्रिभुज की हम बात करेंगे सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे जो त्रिभुज हमारे इस क्वेश्चन से हमें संबंधित है। तो उनके त्रिभुजों के बारे में चलिए देखते हैं। आप सब जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, 3 भुजा है तो इसे कहेंगे त्रिभुज कहेंगे, ए बी और सी इसे कहेंगे त्रिभुज। और आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे भुजाओं की बात करेंगे और उनकी लंबाई, भुजाओं की लंबाई की बात करेंगे। ठीक है, तो हमको ये चीज याद रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु मतलब जिनकी भुजाएं समान होती हैं, जिनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं जिनकी समान होती है उसे कहेंगे समबाहु। ये बना है, ठीक है, ये क्या कहेंगे, समबाहु। अब समबाहु कंडीशन क्या है, रूल नंबर 1 कंडीशन इसकी ये है कि इसने कहा है कि इसकी तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो AB BC AC ये तीनों समान होना चाहिए, तो समबाहु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर लिख लीजिएगा विषम बाहु। विषम बाहु की भी चर्चा करेंगे। देखिए विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब क्या होता है कि जिनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी।
मतलब ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी, ये क्या होगा, विषम बाहु होगा। ठीक है, अगला नंबर इसी पे देख लिया जाए, एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं। कौन सा होता है, जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो इस वाले का आकृति यहां पे हम बना दे रहे हैं, ये नहीं इक्वल, ये नहीं इक्वल, ये नहीं, तीनों आकृतियां मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दोनों समान, ये अलग। ठीक है तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल बी सी, अगर ये सारी कंडीशन फॉलो करता है तो इसका मतलब ये सब त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इसी तरीके देख लिया जाए समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण भी आता है। तो समकोण त्रिभुज अगर अधिक कोण आएगा या न्यून कोण त्रिभुज आएगा तो उसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, पहले देखा जाए समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे ये भी आता है। तो भैया समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाए समकोण त्रिभुज, भैया इसमें ये एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या चलती है, ए बी सी। इसमें कंडीशन ये चलती है कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये कंडीशन चलती है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आप अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि भैया कौन कौन त्रिभुज किस किस कंडीशन में फॉलो करता है, कौन कौन से रूल अप्लाई करना पड़ता है किस। तो हम वही चेक करेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज बनाता है। जैसे कि आपसे 3 बिंदु दे देगा और आपको 3 बिंदु देकर पूछेगा कि बताइए निम्न में कौन सा त्रिभुज है, तो आपको बताना है। सबके बीच की दूरी निकालने के बाद उसमें देखना है कि इन तीनों चारों में कौन सी कंडीशन ये अप्लाई कर रहा है या कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो तब भी ठीक है। तो इस तरह हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता है कि बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। हमको ये नहीं पता है, कह रहा है बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमने अपने से ही बना दिया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है अभी किस प्रकार का। बस क्वेश्चन आपका ये है कि बताइए 3 बिंदु दिए गए हैं, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, आपको चेक करना है। तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। सबसे पहले कोई भी त्रिभुज पहचानने के लिए उनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बहुत जरूरी है। बिंदुओं के बीच की दूरी जब तक भुजाएं नहीं पाएंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा किस प्रकार का त्रिभुज है। हमने अभी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बताया था, तो भुजाएं आपको आना बहुत जरूरी होना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। ये 3 चीज बहुत जरूरी है, 3 चीज निकालेंगे। यहाँ पे ए बी देखिए, ए बी कितना दिया है, 3 में से 2 जाएगा तो चलिए निकालते हैं। 3 में से -2 को हटाइए, प्लस का 2 बटे स्क्वायर। 2 में से -3 घटाएंगे तो +3 स्क्वायर। ठीक है, यहां प्लस क्यों लग गया, क्योंकि बेटा माइनस पहले से ही है, और माइनस पहले से होता है तो एक माइनस अंदर भी होता है। माइनस अगर कोई संख्या प्लस से माइनस को घटाते हैं, अगर माइनस से घटाते हैं कोई संख्या को माइनस के साथ में तो प्लस हो जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा हमको। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 2 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर मतलब 25 25 50 हो जाएगा। ठीक है, 50। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5√2 आएगा। चलिए इतनी बात हो गई। अब बी से निकाल लेते हैं, बी सी। चलिए भाई इसको देख लेते हैं। इसी तरीके अगर हम इसको देखें तो 2 में से
-2 घटाएंगे तो +2 का स्क्वायर। 3 में से -3 घटाएंगे 3 + 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 2 2 4 4 चौके 16, 3 3 6 6 छंगे 36, 16 और 36 कितना हो जाएगा जरा बताइए। 6 6 12, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो 26 दूना 52 होता है, और 26 दूना 52 होता है, इसका मतलब हो गया 4 13 चौको 52, मतलब 2√13 हो गया। ठीक है, 52 हो गया। 6 6 12, 3 3 5, सही तो है। अब जाके देखिए AC निकाल लेते हैं, तो चलिए AC निकालते हैं। 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और ये 2 में से 3 जाएगा तो भी 1 बचेगा, तो 1 1 √2 आ गया। अब देखिए भाई, इसमें देखिए सबसे जरूरी बात इसमें ये क्या है कि भाई इसमें जो है ना तीनों मान देखो अलग अलग दे रहे हैं, 5√2 2√13 √2, तीनों मान अलग अलग दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है। तो आपका यहां पे देख लेना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा एक नियम और अप्लाई कर ले रहे हैं, जैसे कि हमने बताया है कि AC का स्क्वायर बराबर, इसको देख ले रहे हैं। अगर हम ये नियम लगाएं तो हमको अभी अभी देखें कैसे, BC का स्क्वायर AC का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ना 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 नहीं अप्लाई हो रहा है ये भी, तो भैया ये विषम बाहु त्रिभुज है। अच्छा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि वो नियम अप्लाई कर रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं चार भुजाओं की आकृतियों के बारे में। ठीक है, जिनमें देखिए पहला नंबर पे जो आता है हमको, जिसकी जो हमको पढ़ना है, वर्ग आता है। स्क्वायर, स्क्वायर कैसे बनेगा आपको हम बता देते हैं। स्क्वायर आपको शुरू से ही कक्षाओं में पढ़ा है आपने। स्क्वायर जो है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज भी कह सकते हैं। सभी स्क्वायर क्या होंगे, चतुर्भुज हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब यहां पे देखिए चार भुजाएं आपस में समान हैं, तो भैया इसको हम मान लें अगर A B C D, अगर हम इसमें विकर्ण खींच देते हैं तो वर्ग का सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसके विकर्ण आपस में बराबर। तो इसकी कंडीशन क्या है, कहता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, ये कंडीशन है। और एक कंडीशन है कि BD बराबर AC। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो समझ लीजिए ये एक वर्ग है, और वर्ग को ही चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर हम इसमें आयत की बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, अगर इसमें आयत की बात कर लें तो आयत हम खींच दें। ये देख लिए भाई, आयत खींच दिया। इसका नाम A है, B है, C है, D है। चलिए यहां पे देखते हैं कि यहां पे इसका जो है विकर्ण खींचे तो इसमें कंडीशन क्या अप्लाई चलती है कि आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर CD और AD बराबर BC और विकर्ण भी बराबर, तो BD बराबर AC। ये कंडीशन फॉलो करता है
ठीक। अब एक क्वेश्चन वृत्त से हो जाए, तो वृत्त का आप जानते हो कि वृत्त का त्रिज्या को मिलाकर एक व्यास का निर्माण होता है। मान लीजिए यहां पे आपको कोई बिंदु दे देगा x, y है और यहाँ पे x, 2 है, x2, y2 है। अब मान लेगा वृत्त का केंद्र क्या है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकाल दो कि x1 प्लस मध्य बिंदु O मान लो, इसको B मान लो, इसको B मान लो, A मान लो, और इसको x, y अपने से मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे x, y के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे y1 प्लस y2 बटे ये हो जाएगा निर्देशांक। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो भाई ये बात भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि ये सब हो चुका है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आ गई है। तो क्षेत्रफल हम कैसे किसी त्रिभुज का निकालेंगे, जैसे हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, जैसे आपसे पूछ लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के बारे में चलिए जानते हैं। एक सूत्र और लिखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर हमको दिया गया है, मान लीजिए भुजाएं दिया है त्रिभुज की, ये भुजाएं दिया है, बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्षेत्रफल, जैसे कि बिंदु के निर्देशांक दिया रहा है, तब हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, ये हमारा लास्ट होगा। यहां पे देखिए थोड़ा सा भाई वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और नए यूजर मतलब नए जो देखने वाले नए व्यूअर्स वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखा जाए, चलिए देख लेते हैं कि ये त्रिभुज का बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3, a b c ये बिंदु हैं। तो इनका हमें क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो भाई जो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा रूट में नहीं 1/2 ब्रैकेट ले लीजिए x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। ये नहीं होता है, अभी देखिएगा 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, ये होता है। यहां से देखिएगा, अगर आप सीधी सी भाषा में, ये है उसका सूत्र है। ठीक है, ये त्रिभुज का सूत्र है एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिर्फ आपको मान रखना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए कोई बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई बिंदु अगर देख लिया जाए, तो यहाँ पे 3, 2 ले लीजिए, 2, 1 ले लीजिए, और इसको 2, 2 ले लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया कोई बिंदु। चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, निकालते हैं यही वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, x1 है ना, तो x1 यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 3 है, और y2 माइनस y3, तो y2 ये है, और माइनस का y3, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आएगा, प्लस x2, तो x2 क्या है भाई, x2 यहाँ पे 2 है, y3 माइनस y1, तो y3 ये है और y1 ये है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। x3 है, तो x3 यहाँ पे 2 है और y1 माइनस y2, तो y1 2 है और y2 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का नाम 3 माइनस का 3, ये सब 0 हो गया, इससे कोई मतलब, 2 का नाम 2, 1/2। देखिए 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा,
जाहिर सी बात है। और -1 का इसमें गुणा कराएंगे तो -1/2 मिल जाएगा। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं -0.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ही हमको, ये तो और आसान सा सवाल है कि मतलब अगर त्रिभुज की भुजाएं मतलब ये निर्देशांक दिए हुए हों तो सिर्फ सूत्र में रखना है। चलिए ये हो गया। तो देखिए कभी कदार आपसे ऐसे पूछ सकता है, संगामी कहेगा कि तीनों त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, ये दिए हैं। पूछ लेगा त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक ये दिए गए हैं जो कि संगामी है, जो कि संगामी है। और त्रिभुज का मतलब x y का किसी का मान पूछ लेगा, x का मान बताइए, y का मान बताइए, कोई मान नहीं देगा, कोई एक मान किसी निर्देशांक का नहीं देगा। ठीक है, तो बताइए कि अगर ये संगामी है तो बताइए कि x का मान क्या होगा। तो भैया संगामी होगा तो यहाँ पे 0 रख दीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर संगामी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो आप 0 रख देंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं x जिसका मान पूछा रहेगा आएगा उसी के बराबर में। अगर आपको बढ़िया से पक्षांतर करना आता है तो कोई सवाल इसमें का रुकेगा नहीं। तो ये हमारा चैप्टर, हमारा प्रयास यही है कि हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है। ये हमारा लास्ट था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझ में आया होगा तो आप थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, हमारे तो यही आशा है कि आप सब ऐसे ही तैयारी करते रहें और हमको जैसे कि जो जानकारी मतलब जितना भी हो सकेगा आपके लिए वो सब वीडियो हम लेके आएंगे साइंस के लिए और जैसे ऐसे भी। ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपके लिए रहेगा। हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे साइंस का, काफ़ी दिन से नहीं लेके आए हैं साइंस का वीडियो, मतलब वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।